अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज मरी में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनों से मुलाकात की और मुलाकात में खूब दिल के पपोले फोड़े। हमने ये देखा कि उन्होंने माजी में उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई उसको लेकर वो गिले शिकवे करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल वही मौक़िफ़ जो कि 2017 से वो अपना रहे हैं और जिस तरीके से वो बार बार ये बात करते हैं कि किस तरीके से इस मुल्क का भी नुकसान किया गया उनके साथ ज़्यादती करके। उनका कहना यह था कि हमने इस हंसते बसते मुल्क को खुद अपने हाथों से उजाड़ा है और ज़ाहिर है इशारा वो इसी तरफ कर रहे थे कि जो चलती हुई हुकूमतें हैं, बिलखुसूस अपने दौर की वो बात कर रहे थे कि उसको जिस तरीके से हमने नुकसान पहुंचाया उसकी वजह से आज ये माशी बदहाली जो मुल्क में है वो है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि मिस्ताक नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर से माजी की इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया, तनकीद का निशाना बनाया और नाम लिए बगैर ये कहा कि ये पहली मरतबा नहीं है कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादती की गई हो या मुझे इस तरीके से इक़्तिदार से अलहदा किया गया हो। उन्होंने कहा कि इससे पहले 1990 में, फिर 1997 में यही सब कुछ मेरे साथ किया जाता रहा और 2018 में इमरान खान साहब को लाने के लिए मेरे साथ ज्यादती की गई और हुकूमत जो है, हमारी जो हुकूमत है, उसको सही तरीके से चलने नहीं दिया गया और हमें सही मौका भी नहीं दिया गया। बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है और किस्से कहानियां तो आप सुन रहे हैं उनके बारे में, अब भी सुन रहे हैं आप। ये किरदार था उन लोगों का, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा लुबे लुबाब, ये था मुझे निकालने का मकसद, ये था बेटे से तनख्वाह ना लेने का निकालने का सबब ये था। ये जी नाज़रीन, जहां एक तरफ नवाज शरीफ अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को लेकर दिल गिरफ्तार हैं, बार बार इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और सहूलतकारी की जा रही है बकौल उनके, उसको लेकर शिकायत करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को किस हैसियत से लंदन एयरपोर्ट पर जब वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो पाकिस्तान के सफ़ीर क्यों मुलाकात करने के लिए उनसे वहाँ पर गए, जब वो पाकिस्तान पहुँचते हैं तो पूरी इंतज़ामिया हरकत में आ जाती है सिर्फ उनके एक बायोमेट्रिक के लिए। तो ये सवालात वो हैं और फिर जो अदालती मामलात हैं उनकी तरफ भी उनका इशारा है कि जो नैब से जुड़े मामलात हैं उसके अंदर जिस तरीके से और जिस रफ्तार से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, ये सब कुछ सहूलतकारी की तरफ इशारा करता है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने और सवाल जो उठाए गए वो ये थे कि क्या जिस तरह का प्रोटोकॉल और जिस तरह की सहूलतकारी नवाज शरीफ साहब की जा रही है मुल्क में इस वक्त जो दीगर 5 वज़राए आज़म है, क्या सभी को उस तरह का प्रोटोकॉल और उस तरह की सहूलतकारी हासिल है? और अगर ऐसा नहीं है तो उनका कहना यह था कि जो निगरान हुकूमत है, बिलखुसूस जो निगरान वज़ीर आज़म है, उनको इस मसले की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करने की जरूरत है। जब वजारत खारजा से एक हाई कमिश्नर एक साबिक वज़ीर आज़म को सी ऑफ करेगा लंदन से और पंजाब में सिविलियन इदारे उनको एक आप प्रोटोकॉल कहें या सहूलतकारी कहें वो करेंगे तो सवाल निशान उठेंगे। क्या वही चीज उस साबिक वज़ीर आज़म के साथ हो रही है तो 5 साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क में और भी घूम रहे, क्या उनके साथ भी हो रही है? तो हम कहेंगे बराबरी की बुनियाद है। अगर नहीं है तो फिर हम समझेंगे कि ये सहूलतकारी हो रही है और इस पर निगरान वज़ीर आज़म को देखना पड़ेगा। जब गवर्नर हाउस में पंजाब की टिकटों की मीटिंग होगी, पंजाब के गवर्नर हाउस में भावलपुर डिवीजन की मीटिंग होगी तो सवाल तो उठेंगे कि क्यों हो रही है। जी नाज़रीन, जहां मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर सहूलतकारी और एक दूसरे पर लेवल प्लेइंग फील्ड होने या ना होने के इल्ज़ामात लगाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पर एक तीसरी सियासी जमात है जो और ही तरह की लगता है कि उलझनों और मुसीबतों में घिरी हुई है। अभी ऐसा लग ही रहा था कि साइफर केस के मामले में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है कि साथ ही इलेक्शन कमीशन का आज एक डिसीजन आता है जिसके अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो बल्ला होगा कि नहीं, वो खुद ही ये मामला ही एक सवालिया निशान बन जाता है। तो इस तरह लग रहा है कि जहां जहां से रिलीफ की कोई उम्मीद होती है, साथ ही साथ कोई एक मसला और ऐसा है जो पीटीआई के लिए सर उठाता चला जाता है। तो आने वाले दिनों में ओवरऑल इस मुल्क में क्या सियासी मंजरनामा होगा, ये सारी सियासी जमातें जो कि कहीं ना कहीं इस वक्त इंतखाबात की तरफ ऐसा लग रहा है कि जो रेस है, जो दौड़ लगी हुई है, उसमें ये मामला कहाँ जाएंगे, इन लोगों के आपस के जो ताल्लुकात हैं, अगर उसके हवाले से भी बात करें, इन सभी इशूज़ पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में
गुफ्तगू के लिए मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करेंगे। अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, सीनियर कानूनदान है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फैसल करीम कुंडी साहब, मैं आप ही से अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ सर, अभी भी थोड़ी देर पहले आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल ये गिला किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को कोई खास ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको कोई लाडला ट्रीट किया जा रहा है। PMLN और मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट कुछ दिन पुरानी है, वो कहती हैं कि अदलिया अपने पे लगे हुए दाग धो रही है, कोई किसी को लाडला ट्रीट नहीं कर रहा। आपको नहीं लगता 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, उनके साथ माजी में अगर कोई ज्यादती हुई है, सिस्टम अगर आज उसका अजाला कर रहा है, तो इस पर इल्जाम लगाने वाली क्या बात है सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले भी हमारी बात की। हम ये नहीं कह रहे, हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें, अगर एक ट्रीटमेंट जो हम समझते थे कि 2017 में PTI के चेयरमैन के लिए गलत थी, तो आज वो मेरे लिए या PMLN के लिए या बाकियों के लिए भी गलत है। अब आगे जो एक्ट है, जो हम अभी कह रहे हैं कि जो रवैया इख्तियार किया है हमारे इंतजामिया ने, जो कि सिविलियन इंतजामिया, जिस तरीके से वो नवाज शरीफ साहब को ट्रीट कर रहे हैं, क्या आया वो साबिक जो 4-5 और वज़ीर आज़म उनको भी इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं फिर तो हम कहते हैं कि सबके लिए बराबर है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर समझ लें एक उसके लिए। फिर आप देखें जिस तरीके से गवर्नर हाउस पंजाब में मीटिंग हो रही हैं टिकटॉक की तकसीम के हवाले से, क्या गवर्नर हाउस पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? ये जो चीजें हैं, जो चीजें हम ये कहते हैं कि चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर आप मुझे बताएं, आपको भी याद होगा जब गिलानी साहब को वोट दिए थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जी, उस वक्त PMLN के लीडरान मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा और उनके बाकी लीडरान ने क्या स्टेटमेंट दी थी? आए अपने उस स्टेटमेंट को आज भी कायम है कि उस स्टेटमेंट से उन्होंने यूटर्न ले लिया। हमें तो बिल्कुल वो पता नहीं क्या क्या लकब दे रहे थे, क्या क्या चीजें दे रहे थे। आज तो खुद वो सबसे पहले उन्होंने लाहौर से बाहर विजिट किया तो वो उन्होंने क्वेटा का किया, और सहारा किसका लिया, कौन सी जमात का लिया? बलूचिस्तान अवामी पार्टी का लिया, जिसको वो क्या क्या लगबात दे रहे थे, वो भी आपके सामने है, मेरे सामने भी है, सब कुछ सामने है। सर, ये तो पॉलिटिक्स में होता है ना, अब पॉलिटिक्स में बंद दरवाजे नहीं होते। मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि मुफाहिमत होनी चाहिए, क्लोज डोर्स नहीं होते पॉलिटिक्स में, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। ये सबसे ज्यादा तो आपकी जमात का नारा है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि इवन PTI कह रही है कि हम बातचीत को तैयार है, पीपल्स पार्टी ने दरवाजे बंद किए हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बातचीत की है। और आपको आज भी पता होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने आसिफ अली जरदारी साहब को कहा था कि आप हमारे गारंटर बने और हम शहबाज शरीफ साहब को वोट करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल गारंटर बने और फिर शहबाज शरीफ साहब को वोट भी करवाया। तो अब तो वो जमात है कि जो हमने डायलॉग की पॉलिटिक्स किया, रिकॉन्सिलिएशन किया, हमारे दरवाजे हर पॉलिटिकल पार्टी। तो अब क्या हुआ? अब आपको लगता है कि हवा नून लीग के इक्तदार की है, इक्तदार की हवा आप अपनी तरफ चलवाना चाहते हैं, कोई इस तरह का मामला है? ये हवा शायद आपकी तरफ आ रही हो, आपको नजर आ रहा हो कि नून लीग की हवा है, वो तो आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, सुबह शाम कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो अगर लाडला बनना चाहते हैं या अपने आप को पेश करना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए, वो और चीज है। लेकिन आप पंजाब में देखें, आज तक उन्होंने एक कन्वेंशन नहीं किया, एक जलसा नहीं किया, आज तक पंजाब में वो बाहर नहीं निकले। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मीनारे पाकिस्तान पे आते ही किया उन्होंने। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते। मोहतरमा शहीद जबाई थी, वो अपना कंपेरिजन उनके साथ करना चाहते हैं। उनके तो कोई सरकारी वसाइल नहीं थे, उन्होंने क्रिकेटर को लड़कार के आई थी, और ये एक जो है वो वहाँ की पंजाब की हुकूमत की सपोर्ट से जिस तरीके से उन्होंने जलसा किया, वो भी आपके सामने था। उसके बराबर जलसा नहीं कर सके, उसके आधा भी नहीं कर सके। और अपने अगर इन्होंने जलसा किया है तो पंजाब में जब 8 फरवरी को बक्से रखे जाएंगे और वोट गिने जाएंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे कि उनके जलसे जो है बस सारी बात अब आपने खत्म कर दी है। बक्सों का इंतजार अगर कर लें और इस तरह की तनकीद ना करें तो क्या ही बात है। मैं जरा तारड़ साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब आए हैं, नवाज शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो बाकी इस मुल्क के जो फॉर्मर 4-5 वज़ीर आज़म इस वक्त वो खुद भी एक्टिव है पॉलिटिक्स के अंदर, उनको भी अगर मिले तो फिर तो बात समझ में आती है। नहीं मिल रही तो इसका मतलब है वो सिस्टम के मंजूर नजर है। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन में हवा बड़ी मैटर करती है, और वक्त से पहले जिन्होंने हमारे फेवर में एक हवा चला दी है, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे भाई कुंडी साहब ने भी आज की, इनके पार्टी के बाकी रहनुमा भी करते हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे वोटर्स का मोराल बूस्ट होता है। मैं रूरल हल्के से हूँ, मैं हल्के में जाता हूँ ना, तो वो बड़ी तारीफ करते हैं पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी आप देखें, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि नून लीग की हुकूमत आ रही है, तो एक बिलावल साहब का शुक्रिया, जरदारी साहब का नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी सिस्टम में बिलीव करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि उन्हें एतमाद है, वो सिस्टम में बिलीव करते हैं। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी और है, बिलावल साहब की और है। वो जो 2 धड़े हैं, जो तकसीम शुदा पीपल्स पार्टी है, तो उसके अंदर जो ये धड़ा है जो आज हमारी फेवर की बात करें, इनका शुक्रिया। दूसरा, जरदारी साहब बड़े दानिशमंद हैं, उनको पता है
कि इस मुल्क में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 दफा जिला वतनी काट के वापस आई थी, और क्या अफसोसनाक वाकया पेश नहीं आया? क्या एक साबिक वज़ीर आज़म वापस आए तो उसको स्टेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ना दी जाए? क्या जो सानिया और जो हादसा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ हुआ, क्या वो किसी और के साथ भी हो? लेकिन ये दो क्या ये मकसूद है? चांडियो साहब 2-3 दिन पहले हमारे शोबे थे, मौलाना चांडियो साहब, उन्होंने कहा कैदी बनकर गए थे, हुक्मरान बनके वापस आ गए हैं। जो जुल्म और ज्यादती और जबर तारीख ने किया है, उसकी दुरुस्तगी को ना तो ये कहा जा सकता है कि कोई आउट ऑफ द वे फेवर दी जा रही है। बेटे से तनख्वाह लाने पर निकाला गया, बीवी बिस्तरे मर्ग पर फौत हो गई। मुझे ये बताएं, कोई शख्स वो लम्हा वापस ला सकता है कि एक शख्स बेगुनाह जेल में है, बीवी बिस्तरे मर्ग पे, वो कह रहा है मेरी बात करा दो, उसकी बात नहीं कराई जा रही? देखिए, ये जुल्म हुआ है। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद सियासतदान है जिसकी डे टू डे रोजाना की बुनियादों पर नैब का केस चला। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये वो सिस्टम चाहते हैं। वो पिछले दिनों वर्ल्ड कप का मैच था ना यशवीन साहबा, तो वो डकवर्थ लुइस लगा तो 400 थे, दूसरी टीम के पाकिस्तान 200 करके जीत गया। तो किसी ने कहा कि ये मैच ना हो गया, ये कराची के मेयर का इलेक्शन हो गया कि 200 वाले जीत गए, 400 वाले हार गए। तो ये वो सिस्टम चाहते हैं, हाँ। जहाँ पे 200 वाला जीत जाए, 400 वाला हार जाए। मुझे बताएं ना, मैं तो इन्हें कहूंगा मेहनत कर, हसद ना कर। क्योंकि क्या वजह? ये वैसे आप लोगों का कोई वो हो गया, मोटो बना लिया आप लोगों ने। मेरी प्रोग्राम में आपकी जमात के 3-4 लोग आके यही जुमला कह गए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? पंजाब की 141 सीटें नेशनल असेंबली की, मुझे बता दें इनके पास 50 भी बहुत बड़ा नंबर है, 25 से ऊपर कौमी असेंबली की नशिस्तों पे उम्मीदवार नहीं है। आप जब उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे, लोगों से राब्ता ही नहीं कर रहे, हमें किसने रोका है? सबसे ज्यादा जलसे इस वक्त बिलावल कर रहे हैं। नहीं करें। केपीके का पूरा दौरा, सक्सेसफुल दौरा बाय द वे किया उन्होंने। बिलावल जो ताने दे रहे हैं ना, 70 साल बुजुर्ग फलां, हाँ। बिलावल साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू शुड पीक एट द राइट टाइम। जलसा हमने किया, वेलकम जलसा था। अब हम उम्मीदवारों की फहरिस्तें फाइनल कर रहे हैं, उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं। जलसों का टाइम आएगा शेड्यूल के ऐलान के बाद। ये टाइम से पहले जलसा करें, बिल्कुल इमेच्योर पॉलिटिक्स हो रही है। टाइम से पहले जलसे और धांधली का स्ट्रेटजी है ना सर। चले मैं तुमको मैं अगर मैं बिलावल का मशीर होता तो मैं उससे कहता कि यार इस वक्त जो है ये टाइम नहीं जलसों का, ये जोड़ तोड़ का टाइम है। और दूसरा ये कि ये जो धांधली का रोना धोना होता है ना, ये कभी टाइम से पहले नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जब आप ये रोते हैं ये कमजोरी शो करती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज मिलता है। आई थिंक पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इस वक्त डिजास्टर्स है जो वो डिप्लॉय कर। अच्छा चल, इस पर मजीद बात करते हैं, क्योंकि आपके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि मियां साहब को जब तक अदालती रिलीफ नहीं मिलेगा वो भी जल्द से शुरू नहीं करेंगे मुल्क के अंदर। अजहर साहब, आपकी इजाजत से, क्योंकि जरा कुंडी साहब की तरफ इन्होंने इशारा किया, मैं एक सवाल पूछ लूं कुंडी साहब से। कुंडी साहब, ये दो बातें, एक तो जो स्ट्रैटेजी इनके मुखालफिन इन पर अप्लाई करते रहे माजी के अंदर, वो आज अता साहब ने आपके ऊपर अप्लाई कर दी है। वो कह रहे हैं 2 धड़े हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, बिलावल साहब का अलग कैंप है और जरदाई साहब का अलग कैंप है। दूसरा ये कहते हैं आप लोग हसद कर रहे हैं, सीवी रिजेक्ट हो गई है बिलावल साहब की, आप मेहनत नहीं कर रहे, हसद कर रहे हैं। नहीं, देखें, हम कोई हसद नहीं कर रहे और अब बिलावल साहब कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे, वो वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं। वर्कर कन्वेंशन आप मुल्क में किसी भी वक्त अपने वर्कर की मोबिलाइजेशन के लिए कर सकते हैं, और जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो उसके बाद हम अपने इलेक्शन के जल्द से शुरू करेंगे। अब ये कह रहे हैं 2 पीपल्स पार्टी, हमारे ऐसी नहीं है। आपने देखे, आपने हमजा शहबाज बेचारे को वज़ीर आला बनाया और उसको फिर आपने हरवाया। आपने जो 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ, आपने जिस तरीके से हमजा शहबाज के साथ जुल्म किया, वो सबको पता है कि किस तरीके से उनके साथ जुल्म किया। अपनी हुकूमत में अपने लोगों ने जो है, मतलब है कि 15 सीटें तो इनकी विनिंग सीट थी, कह रहे थे बिल्कुल मुकाबले ही नहीं है, और 2 पीटीआई जीतेगी और 3 पे मुकाबला होगा। तो इन्होंने जिस तरीके से हमजा शहबाज को लॉन्च करके एक प्री प्लान तरीके से, ताकि मरियम साहब आगे हैं, ये तो इन्होंने किया है। अब इन्होंने ये किया है, अब ये समझ रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी भी ऐसे हो। बिलावल साहब ने तो कह दिया कि मेरे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है वो बिलावल साहब है। अब ट्रांजिशन होनी चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए। मरियम साहब आ सकती है, जरदाई साहब रिटायर हो रहे हैं फिर पॉलिटिक्स से। है कि वो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, मशावरत की पॉलिटिक्स, ये हमेशा होती रहती है। मौलाना साहब के बेटे भी हमारी काबीना में मेंबर थे, वो भी मतलब है कि यंग है, उनको आगे आना चाहिए। मुन्ना सिलाई को आगे आना चाहिए, जो पॉलिटिशियन है, यंग पॉलिटिशियन को आगे आना चाहिए मैदान, क्योंकि आपकी मेजोरिटी इस वक्त यूथ है। यूथ को ही के मसाइल यूथ समझ सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर वो रिटायर नहीं होना चाहते और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सियासत करते रहे हुए, लेकिन हम कहते हैं कि यूथ के मसाइल यूथ समझ सकती है, सीनियर सियासतदान शायद नहीं समझ सकते। तो मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ कि जरदाई साहब फिर रिटायर हो रहे हैं पार्टी से, लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहे वैसे आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल उन्होंने अपनी मशावर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ड्राइंग रूम की अच्छा, मतलब ठीक है, वो ड्राइंग रूम में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी भी वो फील्ड में देखिए, जल्द से जो है सारे बिलावल साहब कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि यूथ ऐसे और सीनियर ऐसे हैं, आप मुझे बताएं जब 2018 में इलेक्शन हुआ, PMLN के हमारे दोस्त और JUI ने हल्फ लेने से इनकार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूथ के लीडर ने उनको रजामंद किया कि आप ओथ लें, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम किरदार अदा करेंगे।
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कॉल की, जिसे मौलाना साहब को सरबराह बनाया गया पीडीएम का, और वहाँ भी पीडीएम की बुनियाद में की गई। फिर उन्होंने कहा कि आप असलीफे असम्बली से सिंध असम्बली तोड़ दें, ये कर दें। हमने कहा नहीं, हम आप ये कह रहे हैं कि जो यंग लीडरशिप है आपकी जमात की, वो माजी में भी इनिशिएटिव लेती है। ये यंग लीडरशिप का कमाल है कि उन्होंने जिस तरीके से अदम-ए-एतमाद भी कामयाब किया। तो ये चीजें हम कह रहे हैं कि देखें, आप आए यंगस्टर्स को मौका दें, यंगस्टर्स आगे आना चाहिए। कब मौका देंगे आप उनको? बिल्कुल ठीक है, चलिए इजाजत दें, मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। अजहर साहब, ये इलेक्शन कमीशन, यहाँ दो पार्टीज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इस वक्त जो आप मुखालफत है वो हम सबके सामने, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके मामला कहीं और उलझे हुए दिखाई देते हैं, लीगल फ्रंट के ऊपर बड़ी लगता है उनको उलझने। और अभी जो इलेक्शन कमीशन वाला जो डिसीजन है उसको किस तरीके से देखते हैं? बल्ले के निशान के ऊपर भी सवालिया निशान लग गया है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो पार्टी इलेक्शंस हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, उनको लेके कहा गया है कि वो आइन के तहत नहीं करवाए गए पीटीआई के अंदर। बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार कई दफ़ा कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि वो अब वो जमहूरी रवायात को परवान चढ़ा रहे हैं। 17 महीनों में जो हाल हुआ पीडीएम के साथ मिलकर, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर लगाने पे मेरा ख्याल है किसी स्टेज पे उन्हें ये भी माफी मांगनी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सब कुछ देख रहे हैं। यानी इस तरह से सियासी जमातें ना तोड़ी जाती हैं ना जोड़ी जाती हैं। ये जो प्रोजेक्ट के जो बनाने के तोड़ना बनाना, अब ये रुकना चाहिए, बहुत हो गया है। आम आदमी को जो वोट अपनी मर्जी का है वो इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो आपको पता है 5 जून से एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान ने, मिसाके जमहूरियत ने तो तबाही कर दी है, वो तो आप लोगों के सामने मौजूद है। मिसाके जमहूरियत की वजह से आप देख रहे हैं निगरान सेटअप क्या आया है। मिसाके जमहूरियत वजह से इलेक्शन कमीशन जो एक जाने वाला आने वाला मिली भगत वाला जो चीजें ना वो सारी सामने है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, यानी ये नहीं लेना कि देखिए जो यंग जनरेशन है ना, यही तो फर्क है कि यंग जनरेशन है, जो बिलावल भुट्टो साहब है वो आज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये 70 साल पुरानी पॉलिटिक्स ये दफन हो जानी है। चाहे वो आप अगर आसफ जरदारी साहब वो वाली करना चाहेंगे, चाहे नवाज शरीफ अभी कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाले, वो झूठ क्या है उसमें? देखिए वो तो सच बता रहे हैं ना कौम को। अब कौम जो कि जाग चुकी है, उन्हें सच देख के देखना है। वो किसी फ्रॉड या फ्रेब को नहीं मानेगी। यानी एक बंदा लाके प्लांट किया जा रहा है, उसको लाके बिठाया जा रहा है, सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। नहीं सर, किसको प्लांट किया जा रहा है? आप 2018 की मिसाल दे रहे हैं। मैं 2018 की अगर मिसाल देनी है ना तो आपको मैं तारीखी तौर पर बता देता हूँ। बड़ी मेहनत के बाद 21 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, आरटीएस बिठा दिया गया, और ख्वाजा आसिफ ने अप्रैल 2019 में कह रहे थे उनसे राब्ता हो गया। फिर नवाज शरीफ भी चला गया, आपके सामने है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिठाया होता तो बैठा रहने देते ना। अच्छा सर, मैं वैसे एक सवाल आपसे पूछ लूं, ये जो आप मिसाके पाकिस्तान की बात करते हैं या मिलके बैठने की बात करते हैं या एक कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं, आप जैसे जितने भी दोस्त जो कि पीटीआई के करीब है, ये किसी का राब्ता है इमरान खान साहब से? उनसे पूछ के करते हैं? क्योंकि वो तो मेरा ख्याल है इस मुल्क की सियासत के अंदर एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने अपने मुखालफिन से हाथ मिलाने को भी अपनी हद तक समझा है। तो आप लोग कैसे उनके बिहाफ पे कहते हैं कि कोई कलेक्टिव विजडम का कोई फोरम जो है वो बनाया जा सकता है? देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, इमरान खान साहब जो है ना वो सियासतदानों के खिलाफ नहीं है। मैं फिर बताता चलूं आपको, वो एक सिस्टम के खिलाफ है। करप्शन करप्ट, ये जो 70 सालों से 40 सालों से ये जो टोले चले आ रहे हैं, चेहरे बदल कर इस मुल्क की जो तबाही कर दी है ना, सवाल तो ये है वो इस सिस्टम के खिलाफ है कि करप्ट। देखिए ना, आज करप्शन का इतना बड़ा बयानिया चलाया, नैब के कवानीन में तरमीम कर दी और सत्यानाश कर दिया आपने। बात तो सिर्फ इतनी सी है। सवाल बड़ा सीधा सा है। मिसाके जमहूरियत की, मिसाके पाकिस्तान की बात ये हो रही है कि जनाब वोट को इज्जत दे दे आप, जो मांगते रहे थे आप। मैं सिंपल सी मिसाल आपके साथ बताऊं। देखिए एक इश्तिहारी था, सजा याफ्ता था, लाकर बिठाया गया, पाकिस्तान आया, प्रोटोकॉल दिया गया, लाहौर में जलसा किया गया, 10% करीब लोकल लोग थे आप, और पजीराई कितनी मिली आप लोगों के सामने। फिर देखें ये जोड़ थोड़ क्या सियासी जमातों की पहले होती है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ भाई, आप एक इतने पॉपुलर है, एमक्यूएम को लाके आपकी गोद में बिठा दिया गया। सर पहले भी बाप के साथ मिलने के लिए बलोचिस्तान चले गए, वहां बैठ गए। यानी क्या कर रहे हैं आप? ये चले मुझे इजाजत दे। मेरे ख्याल है जोड़ तोड़ की तो जहां तक बात है सर, वो दोनों तरफ से हो जाते हैं। वो कभी पहले भी इंतखाबी इत्तेहाद हो जाते हैं, कभी बाद में भी इंतखाबी इत्तेहाद हो जाते हैं। लेकिन आपने अभी अपनी गुफ्तगू में एक बात कही, आपने कहा एक प्रोजेक्ट है। मजीद इसी इशू पर बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी इशू पर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स हमारे साथ थे।
जी वेलकम बैक नाजरीन। अता तारिक साहब उन्होंने मियाँ साहब को की तरफ ही इशारा किया, उन्होंने उनको प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया। वो कहते हैं जी एक प्रोजेक्ट है जिसको लाकर यहाँ पे कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। और बिलावल साहब ने कल अपनी गुफ्तगू में कहा कि 16 महीने हम परफॉर्म इसलिए नहीं कर सके क्योंकि एक सियासी हरीफ के खिलाफ उनके खिलाफ इंतकाम लेने पर सारी तवज्जो मरकूज थी। देखिए बात यह है, मियाँ नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। पाकिस्तान के हर बड़े मंसूबे पे उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी मोहर लगी हुई है। अब अगर उनके साथ एक जुल्म ज़्यादती हुई थी और प्रोजेक्ट इमरान खान को 2018 में लॉन्च किया गया था, तो इमरान खान साहब को चाहिए था ना उन कंधों पे चढ़ के ना आते, एक नेचुरल जद्दोजहद करते। उनकी जो पार्टी बनाई गई एक गैर फितरी अमल के नतीजे में लोगों को तोड़ तोड़ के तरीके इंसाफ में जहाज़ों में बिठा बिठा के पटके पहना के एक उसका वजूद खड़ा किया गया, वो उतनी तेज़ी से टूटी है। और ये जो ब्लेम करें ना, डोंट ब्लेम द एस्टैब्लिशमेंट प्लीज़। ये कसूर इमरान खान का है जिसने जहांगीर तरीन की बच्चियों पे पर्चे कराए, जिसने अलीम खान की बच्चियों पे पर्चे कराए। किसका कसूर है? किसने कहा था कि आप अपने सबसे जो लॉयल साथी हैं, जो ग्रास रूट के पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप उन पे पर्चे करा के उनको पार्टी से बेदखल कर दें? इमरान खान साहब ने अपनी तबाही खुद की है, इसका इल्ज़ाम किसी और पे दिया नहीं जा सकता। और वो प्रोजेक्ट बन के आए थे, जितनी तेजी से वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उतनी तेजी से वो फ्लॉप हुआ। और वो कह रहे हैं 21 साल की मेहनत 21 साल की मेहनत अगर होती और वो नेचुरल मेहनत होती और उसका कोई इनको रिजल्ट मिलना होता तो ये 2013 में मिल जाता। 2011 में इन्होंने बड़े बड़े जलसे किए थे, 18 में फिर लॉन्च होके क्यों आए, कंधों पे चढ़ के क्यों आए? अब अगर उस गलती की दुरुस्तगी हुई है, हम क्या कहते थे, वोट को इज्जत दो, इदारा न्यूट्रल हो। अप्रैल में इदारे ने कहा जी हम न्यूट्रल हैं, क्योंकि ये तो अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए फोन कराते थे, बजट पास कराने के लिए फोन कराते थे। उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल हैं, पीछे हट रहे। ये धड़म से गिर गए अगले दिन। इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये बैसाखियों के बगैर खड़े रहते। अब जब प्रोजेक्ट इमरान खान जो लॉन्च किया गया था धूमधाम से, उतनी ही तेजी से वो फेल हुआ है। तो अगर मियां नवाज शरीफ की सलाहियत है लोगों के अंदर, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, वो वापस आए हैं और उनको इंसाफ मिल रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जो बातें आप लोग करते हैं। 2018 में खान साहब आए तो लॉन्च हुए, उन्हें लाया गया। आज अगर आप आ जाते हैं तो आपके पीछे आवाम की ताकत है। खान साहब की अगर आज तबाही हो रही है तो वो उनकी अपनी वजह से हो रही है। माजी में अगर आपकी तबाही हुई थी तो किसी एस्टैब्लिशमेंट और कुछ लोगों की वजह से हुई थी, नाम भी ले चुके आप लोग। तो ये अपने लिए फॉर्मूला फर्क है, उनके लिए फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं है। हम गवर्नमेंट चला रहे थे, 2013 में हमें मैंडेट मिला, क्लियर मैंडेट मिला। इन्होंने हल्के खुलवाए, नतीजा क्या निकला आपके सामने, हमारे हक में फैसले आए। और उसके बाद 2017 में धरने हुए, केसेस शुरू हुए, इन्होंने हमारे एक एक करके रहनुमाओं को जेल में बंद करना शुरू किया। और उसके बाद क्या नतीजा निकला कि 4 साल में उस प्रोजेक्ट ने मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया। अब तारीखी गलती जो की थी मियां नवाज शरीफ को सजा देने वाली, उसका ना सबूत था, ना शवाहिद थे, ना किसी किस्म का मेरिट पे केस था। अब वो जब दुरुस्तगी हो रही है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? हमने इन्हें कहा था 9 मई के हमले करें, हमने कहा था तोशा खाना की घड़ियां ब्लैक मार्केट में बेचें, हमने कहा था कि साइफर को जलसे पे ले जाएं और लहराएं वहां पे। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इन्होंने जो गलतियां की हैं इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लॉन्च होके आए थे और वो लॉन्च जब जैसे ही सपोर्ट हटी वो सस्टेन नहीं कर सके, क्योंकि पीछे जद्दोजहद नहीं थी। पीछे फवाद चौधरी जैसे टर्नकोट्स थे, बाकी भी जितने लोग हैं इनकी पार्टी में कहां से आए वो थे? तो कहा जा रहा है वो टर्नकोट नहीं होना चाहते, तो आज फिर एक फ्रॉड के केस में अंदर बैठे। पहले परवेज मुशर्रफ साहब के तर्जुमान थे, फिर यूसुफ गिलानी साहब के तर्जुमान थे, फिर इनके पास रहे। उन्होंने तो घाट घाट का पानी पिया ना जो नहीं बैठती। तोशा खाना की भी आपने इशारा किया, हवाला दिया। तोशा खाना में और किसका नाम नहीं है? गाड़ियां भी गई हुई हैं, सबका नाम है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। ये ग्लास आज मैं तोशा खाना से लेता हूँ, ये मैं घर पे रखूंगा आपको दिखाने के लिए कि कोई मेहमान आए तो उसको मैं दिखाऊं कि ये मुझे सऊदी वली अहद ने दिया है। अगर यही ग्लास मैं जाके ब्लैक मार्केट में बेच दूं, लेकिन अगर आप ये ले ना सकते हो और इससे रूल्स के तहत ले ही ना सकते हो, रूल्स के मुताबिक गाड़ियां तो नहीं ले सकते थे। बिल्कुल रूल्स के, देखिए रूल्स रिलैक्स भी होते हैं ना। बात ये है, व्यापार बनाया गया। बुशरा साहिबा ने घर के अंदर तहाइफ का अंबार लगाया, उनको बाकायदा जरिया आमदन बनाया, ब्लैक मार्केट में बेच के मुनाफा कमाया गया, डिक्लेयर नहीं किया गया। इमरान खान एक तरफ और पूरे हुक्मरान पाकिस्तान की एक तरफ हैं। एक पाई भी आप साबित कर दें किसी ने? साबित तो वैसे अभी कहीं उधर भी नहीं हो रहा ना। उन्होंने बेचा, इधर F6 से जाली रसीद बनाई है घड़ी की कि जी हमने F6 में बेची थी। अब देखिए, आप अगर 20 करोड़ की घड़ी की कीमत लगवाते हैं 2 करोड़, 20 लाख रुपया सरकारी खजाने में जमा कराते हैं और 18 करोड़ में ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं, तो ये तो सीधा फ्रॉड और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। यही काम किया है। गो टू कुंडी साहब वैसे, लेकिन अदर साहब आपको चैट करना चाह रहे हैं ब्रीफली, अगर कह दें मैं फिर। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं शुक्रगुजार हूं तार साहब का, इन्होंने मान लिया कि सिस्टम दुरुस्तगी कर रहा है। इसका मतलब है अदालतें दुरुस्त कर, यार अंदाजा लगाए ना, इन्होंने खुद तो मान लिया प्रोजेक्ट इन्होंने। मैंने बिल्कुल नहीं कहा सिस्टम दुरुस्तगी कर रहा है। कौन सा सिस्टम दुरुस्त कर रहा है? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। दो भी कर रहे हैं दुरुस्तगी कर। चलो ये तो मैं मान लिया, मैंने कहा इसकी दुरुस्तगी हो रही है जो तारीखी तौर पे गलती हुई थी।
कौन दुरुस्त कर रहा है? एक सवाल है ना, आप बताएं, दे दे जवाब आप। मैं आप दे दूं 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो कह रहे हैं डे टू डे हियरिंग, आप बता दें जरा। 1.5 साल लगा था नैब के केस को फैसला होने के लिए। जो बातें कर रहे हैं इतना मैं नहीं जाना चाहता हूँ इन बातों की तरफ, लेकिन ये एक बात बता दूं, अब तो आवाम करेगी। चले मान लेना ये इमरान खान प्रोजेक्ट था, मान लें अगर आप ये इन सारी चीजों को किसी भी तरह से, तो आप अपना इंटरव्यू करा रही है, लोग जोड़ तोड़ कर रही है, और भाई इलेक्शन करा दो ना यार। इलेक्शन हो रहा है, तारीख का ऐलान तो हो गया ना, इलेक्शन हो रहा है। 8 तारीख को इलेक्शन नहीं होने, मैं बता दूं आपको वजह क्या है। इमरान खान साहब को जो है ना अपना साइफर का ट्रायल नया शुरू हो गया, वो लगेगा महीना लगता, 2 महीने लगते हैं। अपना इलेक्शन का शेड्यूल आने से पहले इमरान खान को बाहर रखना है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी इमरान खान ने जीत जाना है। और जहां तक तोशाखाना वाला केस है, तोशाखाना में कोई भी जो बातें कर रहे हैं ना, खरीदने बेचने की, उमर फारूक पता नहीं कौन कौन लोग थे, कहां कोई एविडेंस आई? कोई भी एविडेंस नहीं आई। हाँ, दूसरी तरफ गाड़ियां इन्होंने बेची, वो गाड़ियां ले नहीं सकते थे। मैं कहता हूँ ये छोड़े इन चीजों को। अभी ये बात अभी आए आप इस हवाले से कि आप डिलीवर क्या करेंगे? वो क्या सड़कें बना देने से मुल्क की तरक्की होती है? आए कभी इंग्लैंड में आकर देखें, सड़कें नथिंग। मुल्क को तरक्की के लिए क्या चीज चाहिए वो लेके आए जो आप ला सकते हैं। सड़कों से अब सियासत नहीं चलने वाली है। इस मुल्क को निकालना है गर्दाब से, कर्जों से। आपने बिजली सस्ती करनी है, बिजली का प्रोजेक्ट इतने इतने महंगे लगाए, गैस में सर्कुलर टैक्स, ये सारा 3.5 साल में नहीं हुआ। ये जितना 70 सालों से ये लोगों ने जो काम किया है ना, ये कसूरवार है। अवाम देखिए, अवाम को आराम से वोट डालने। 3.5 साल इमरान खान साहब कुछ ऐसा नहीं करके गए जिसका खमियाजा आज भी माशी मुश्किलात की सूरत में भुगतना पड़ रहा है अवाम को। कुछ भी नहीं किया। ना मुल्क की इकोनॉमी को कोरोना के दिनों में जितनी जबरदस्त स्टेबल पूरी दुनिया में इंपोर्ट, आपके यहाँ कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, टेक्सटाइल का क्या था, आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? ये आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर बता रहे हैं कि इस मुल्क की तरक्की जितनी उस दौर में हुई है। आप इन बहस में पढ़ेंगे ना, कुछ नहीं मिलना हमें एक दूसरे पे इल्जाम। तो मियां साहब वो कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोल, पूरी उम्र झूठ की तो सियासत रही है यहाँ पर, इसीलिए तो कह रहे हैं साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। मान लें इमरान खान ने ये कर दिया, वो भाई साफ शफाफ इलेक्शन की गारंटी दें, नहीं है किसी के पास। इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, नजर आ रहा है सारी चीजों को सामने रखते हुए। हमारी सिर्फ एक डिमांड है। पीपल्स पार्टी जो मुसलसल ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है मुल्क के अंदर, उन्होंने भी कह दिया कि ईसीबी बायस नहीं है, ईसीबी साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाना चाहता है। सर, आपने उसके ऊपर भी सवाल उठा दिया। नहीं, हम तो पहले दिन से उठा रहे हैं। हम क्या अभी देखते सिर्फ एक ही पार्टी पे तनकीद है, प्रॉपर्टी फंडिंग में आ जाएं, ये पार्टी इलेक्शन में आ जाएं। मुझे जरा ये बल्ले के निशान का भी तो बता समझा दें, ये किस तरीके से तनकीद है? एक ही पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने टारगेट पे रखा हुआ है, बता दें। यानी जो कुछ किया है वो रिकॉर्ड के ऊपर है। ये सारे कमिट करें कौम के साथ वादा करें कि जनाब नहीं साफ। मैं ये जरा ईसीबी के किरदार पे भी बात कर लेते। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा और भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो मामलात हैं वो किस तरफ जाएंगे इलेक्शन के आने से पहले तक। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। तार साहब, ये सर ईसीबी का किरदार इन्होंने तो इसके ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया, गो के जरदाई साहब ने उस पर एतमाद का इजहार किया कि जो बल्ले के निशान वाली आज सुबह की जो आई है डिसीजन आया है, इसको कैसे देखते हैं? ये कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीजें बाहर आ रही हैं उससे ये तासुर तकवीत इख्तियार तो कर रहा है कि एक जमात को कॉर्नर करने की कोशिश। देखिए नहीं, मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो थी, नाम पीटीआई की तरफ से प्रपोज किया गया था, बाकियों ने अग्री किया। जहां जहां कोई गलत करता है वो शो कॉज नोटिस भी जारी करते हैं, वो बुलाते भी हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस। अब इनका प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने पिछला इलेक्शन करवाया बगैर पार्टी के आइन को मंजूर करवाए, ना पार्टी का आइन मंजूर हुआ, ना इन्होंने प्रॉपरली वो इलेक्शन करवाए, ना इलेक्शन का नोटिफिकेशन प्रॉपरली जमा कराया। अब देखें, आप पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत पाबंद हैं कि आपने अपना आइन इलेक्शन कमीशन से अप्रूव करवाना है। आपने अपने इलेक्शंस एक सर्टेन प्रोसीजर के तहत करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन के हवाले करनी है। सर, यूर अ लॉयर, मुझे ये बता दें, जब इस तरह की कोई चीज होती है जिसके अंदर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो पहले कोई ना कोई इंटीमेशन तो की जाती है ना। गौहर खान साहब कह रहे नहीं किया ना, आप सिर्फ अल्टीमेटम दे दिया कि 27 दिन में सब कुछ रीडू करके आ जाए। इन्होंने शो कॉज इशू किया, रिकॉर्ड पे इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज इशू किया कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। गौहर खान साहब कह रहे हैं वी डिडंट गेट एनी नोटिफिकेशन। नहीं, मैं शो कॉज की कॉपी आपको दे देता हूं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे मौजूद है कि शो कॉज इशू हुआ, शो कॉज का जवाब आया, शो कॉज के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देकर कहा गया कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराए, आपका आइन मंजूर शुदा नहीं है, हम आपको एक वार्निंग दे रहे हैं। आज असूली तौर पे मेरा ये मौकफ है कि इनका निशान चला जाना चाहिए था, मगर उन्होंने वार्निंग दी इलेक्शन कमीशन की। स्वाब आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हाथ हल्का रखा है इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने वार्निंग दी है। वो बेहतर समझते होंगे इस केस को कि वार्निंग दी जानी चाहिए थी, मगर मेरे हिसाब से आज इनका निशान चला जाना चाहिए था। तो अब अच्छा, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, आप भी कह रहे हैं जानिबदार। नहीं, मैं जानिबदार नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो ये स्टेप ले सकते थे, मगर उन्होंने रियायत
बरती है आज तक पीटीआई के साथ, और ये निशान चला जाना चाहिए था। आइन भी मंजूर ना कराएं, इलेक्शन भी ठीक ना कराएं, तो उसकी सजा यही है कि निशान आपका विड्रॉ हो जाता है। हाँ। तो ये एक मौका लेकिन अभी तक एक सीरीज है, यू आर अ लॉयर अगेन। तोशा खाना में सजा मुअत्तल होती है, साइफर में गिरफ्तारी डल जाती है। साइफर में जब लगता है रिलीफ मिलने लगा है, दोबारा तोशा खाना में और 190 मिलियन पाउंड में गिरफ्तारी डल जाती है। अब 190 मिलियन पाउंड में कल वो मशरिक बैंक की स्टेटमेंट सबको सामने आता है, तो लगता है शायद कोई मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगा है। तो अब बल्ले के निशान के ऊपर सवाल है। मशरिक बैंक इज नोबडी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने कहा ये क्राइम प्रोसीड्स हैं, ये हम जुर्माने के तौर पे स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले करें। मशरिक बैंक कौन होता है बीच में बोलने वाला? और दूसरी बात ये कि अगर यही बात थी, इतना सिंपल था कि मशरिक बैंक ने कह दिया ये पैसे ले लो, तो फिर काबीना की मीटिंग में बंद लफाफा लहराने की जरूरत क्यों पेश आई? यानी एक जुर्माने से दूसरा जुर्माना सेटल हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसने कहा कोई भी डाकू डाका डाले और सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा करा दे, हम वो पैसे रख लेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये है हम अदालतों की बातें करें, पाकिस्तान की अदालत तो नहीं थी ना सर, एनसीए थी ना जी। हाँ। तो एनसीए ने क्या कहा? नहीं, एनसीए देखें, बरतानिया में पैसे कॉन्फिस्केट करके किसी हुकूमत के हवाले क्राइम एजेंसी तब करती है जब कोई जुर्म सरजद हुआ हो। वो ये नहीं हो सकता कि आपकी जेन्युइन प्रॉपर्टी है यूके में और जेन्युइन पैसे पड़े हैं, वन फाइन डे एनसीए आगे कहती है पाकिस्तान भेज दो। कोई गलत काम हुआ है जिसके नतीजे में एनसीए ने कहा है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देंगे। एनसीए की प्रेस रिलीज मौके पे मौजूद है जिसपे स्टेट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। अजहर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? अच्छा, मैं बताऊं ना, आपको तारीखी तौर पर ले जाता हूँ। आपको याद होगा 3 साल पहले ना अपना शबाज शरीफ के, सलमान शबाज के अकाउंट अटैच किए थे, जिस तरह ये अटैच हुए हैं, याद होगा एनसीए अटैच किए थे ना, एनसीए ने बाद में डिटैच कर दिए थे। बड़ी जरा बात समझिएगा, एनसीए का काम तो इस तरह के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कोई हो तो ये चलता रहता है। सवाल बड़ा सीधा से है, क्या आपको करप्शन का पैसा था, क्या आपको लूटमार का पैसा था? वो प्राइवेट एक डेवलपर है, प्राइवेट ने अपना एक काम किया, उसने कौन सी को करप्शन की है? एनसीए को सस्पिशियस था, इस पर डाउट था कि ये पैसा खुदा ना खास्ता ये कोई अपना कोई करप्शन का पैसा ना हो। थोड़ा सा मैं आखिर में इसको वाइंड अप करने के लिए साहब सिर्फ एक बात कि इस वक्त जिस तरह आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट है, आप कहते हैं जी चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, पहले तो मुझे वो भी खैर कभी समझूंगी फुर्सत में आपसे कि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है वो कहाँ जाएगा, कैसे हैं वज़ीर आज़म, लेकिन अगर हुकूमत भी चलें कहते हैं कि आपकी आ जाती है, ये जो इस वक्त मूड है, पीपल्स पार्टी की बात कर लीजिए, आप किसी सियासी जमात को उठाकर देख लें, ऐसा लगता है कि एक बदएतमादी की फिजा है। गवर्नमेंट में आ भी गए तो क्या होगा? बिलावल तो कह चुके हैं कि ये ना हो कि एक वज़ीर आज़म बन जाए दूसरा सड़कों पर बैठा हो। बिलावल हो सकता है कि हमारे साथ गवर्नमेंट में बैठे हो, गवर्नमेंट में बैठे हो। बिल्कुल, मैं ये पेशेंट गोई आपके शो पे कर रहा हूँ और आज तारीख हुई है 23 नवंबर। ठीक है जी, आप ये फ्यूचर में चला दीजिएगा। हाँ। कोई पता नहीं कि बिलावल साहब के साथ हमारे मामला तय पा जाएं और इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतें और वो हमारे साथ कैबिनेट में बैठे हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारुर साहब आपके वक्त के लिए सर। अज़र सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। फैसल करीम कुंडी साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। अश्विन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।